अब तक हमने मार्च की तक के ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिए। आज हम 31 मार्च को प्रोविजनल एंट्रियां पास करेंगे। तो प्रोविजनल एंट्रियां पास करने का मेन मकसद ये है कि हम फाइनल अकाउंट है वो तैयार करेंगे। तो फाइनल अकाउंट है वो प्रोविजनल एंट्री के थ्रू ही तैयार होते हैं। प्रोविजनल एंट्री करनी कंपलसरी होती है। क्यों करनी कंपलसरी होती है? क्योंकि हमारे पास कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम होते तो उस मंथ के, लेकिन पेमेंट अगले मंथ में करते हैं। ऐसी कंडीशन में उनको प्रोविजन के थ्रू एडजस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हम सैलरी है वो जिस मंथ की होती है उस मंथ में पेमेंट ना करके उसको अगले मंथ में पेमेंट करते हैं। जैसे कि भाई आपकी अप्रैल मंथ की सैलरी है वो हम क्या करते हैं, मई में पेमेंट करते हैं। मई मंथ की सैलरी है वो जून में, जुलाई, इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो आज हम मार्च में आ गए, तो मार्च में हम क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग क्यों करते हैं? हम अपने फाइनल अकाउंट से वो तैयार करने होते हैं, इसलिए हम उनकी क्लोजिंग करते हैं। तो अगर क्लोजिंग करेंगे तब जाके अपने फाइनल अकाउंट है वो बनेंगे। तो हमने मार्च में क्लोजिंग की है, तो मार्च में क्लोजिंग करेंगे तो जो मार्च की सैलरी है वो तो हम क्या करेंगे, मई में सॉरी मार्च की सैलरी है वो तो अप्रैल में पेमेंट करेंगे। लेकिन उसको रिकॉर्ड तो हमें मार्च में रखना होता है। तो उसको रिकॉर्ड मार्च में रखने के लिए हमें प्रोविजन पास करना होता है, जिससे कि हमें उस सैलरी को मार्च में शो कर सके। इसलिए हमें प्रोविजन एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, तो ये प्रोविजन एंट्री हम पास करेंगे। तो देखते हैं, तो अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है, एश डिजिटल एजेंसी बैंकक्रप्ट एंड दे आर नो बैलेंस फॉर रिकवरी ऑफ RS 20,000 रिसेबल फ्रॉम देम। यानी कि एस डिजिटल एजेंसी अपना एक कस्टमर था या फिर एक पार्टी थी जिनसे हमें 20,000 रुपये रिसीव होने थे, लेकिन वो अभी ऐसी हालत में नहीं है कि वो हमें 20,000 दे सके। यानी कि बैंकक्रप्ट यानी कि वो दिवालिया हो गया है, वो ऐसी हालत में नहीं है जिससे वो पेमेंट कर सके। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या, हमें 20,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया कि भाई ये अब हमें पेमेंट रिसीव नहीं होगा। तो ये पेमेंट रिसीव नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसको हमें लॉस में दिखाना होगा, इसमें एज एक्सपेंसेस हम दिखाएंगे। क्योंकि अगर इसको हम कम नहीं करेंगे तो ये अपने प्रॉफिट को प्रभावित करेगा। यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट हमें बढ़ के दिखाएगा 20,000 से, जबकि ये अपने प्रॉफिट में शामिल नहीं होना है, क्योंकि ये हमें रिसीव ही नहीं हो गया। रिसीव नहीं होगा तो ये लॉस हो गया, तो इसको लॉस के अकॉर्डिंग इसको कम करके दिखाना है। ठीक है, जैसे कि हम इस पार्टी को चेक करते हैं भाई। जैसे कि हम यहाँ पर अपने बैलेंस में आते हैं, डिस्प्ले में चलेंगे, ट्रायल बैलेंस में चलेंगे, और यहाँ से अल्ट्रा फन करके हम सन्ड्री डेटर्स में आते हैं कि भाई देनदार है जिनसे रिसीव होना था तो उसको हम डेटर्स बोलते हैं। तो डेटर्स में आएंगे और यहाँ पर एस डिजिटल एजेंसी को देखेंगे। एस डिजिटल एजेंसी को हमने जून में क्या किया था, माल बेचा था, या फिर माल बेचा था फिर कोई सर्विस प्रोवाइड की थी। फिर उन्होंने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट किया तो उन्होंने क्या किया, दिसंबर में जाके पेमेंट किया। यानी कि काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में हमें दिसंबर में कुछ पेमेंट किया है, हालांकि पूरा नहीं किया है। यानी कि जब हम किसी को सर्विस देते हैं, माल देते हैं, ठीक है, वो भी उधार में देते हैं, तो वो बैलेंस हमें रिकवर करना होता है ना। 100% रिकवर हो जाता है तो वो कंप्लीट हमें पेमेंट शो हो जाता है कि भाई 100% रिकवरी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हमारी 100% रिकवरी नहीं हुई है, अभी 80% रिकवरी हो रही है। मान के चलते हैं कि भाई 80% ही रिकवरी है, 80,000, अभी भी 20,000 की रिकवरी बाकी है, जो कि हमने उनसे मांगा कि भाई हमें 20,000 का भी पेमेंट करो, लेकिन उन्होंने 20,000 का पेमेंट नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता चला कि भाई वो क्या हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। वो इस उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो हमें 20,000 का पेमेंट कर सके। इसलिए हम अपने 20,000 को यहाँ पर बैलेंस में कम करके दिखाना होता है, क्योंकि ये हमारे रिकवर नहीं होंगे, यानी कि हमें मिलेंगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में एक हमें बेड डेप्स की एंट्री पास करनी होगी। बेड डेप्स होता है डू बर्थ रेट। ठीक है, डू बर्थ रेट। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर पास करनी होगी। तो डूबर ट्रेन के लिए हमारे पास ये एंट्री है, बैडअप्स अकाउंट डेबिट टू एस डिजिटल एजेंसी, जनरल एंट्री होती है। ठीक है, ये जनरल एंट्री होती है, और ये अपना बैडअप्स होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो करते हैं। चलिए, तो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले डेट चेंज कर लेंगे, अप टू से डेट चेंज कर लेंगे, यहाँ पर लगा दें 31 मार्च, और यहाँ पर हम वाउचर्स में चलेंगे, और यहाँ पर हम जनरल एंट्री पास करेंगे। ना तो इसमें पेमेंट रिसीव हुआ है, ना हमने पेमेंट किया है, तो ये जनरल में आपको करना है। अब यहाँ पर आपको एक नई लेजर बना लेनी है, एडेप्ट, और यहाँ पर इसको लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
और इसको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करवा देना है। कितने का नुकसान हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, 20,000 का, तो लॉसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉसेस को हमें हमेशा डेबिट करते हैं। और क्रेडिट किसको करेंगे, डेटर्स को करेंगे। हम अपनी संपत्तियों को घटा रहे हैं, अपनी संपत्तियां घट रही हैं, तो उस पार्टी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एज डिजिटल एजेंसी, तो जैसे हम एज डिजिटल एजेंसी को क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखो बैलेंस क्या दिखा रहा है, 0 0, यानी कि अभी इस पार्टी का बैलेंस है वो 0 0 हो गया है, यानी कि इक्वल हो चुका है। यानी कि अब हमारा ये पेमेंट, हम इनसे कुछ भी पेमेंट नहीं लेना है, क्योंकि ये दिवालिया हो गया है, इनसे कोई पेमेंट चांस नहीं है। तो इसको हमें इसके अकाउंट्स को ना वो क्लोज करना होगा, इसके अकाउंट को क्लोज करना होगा। तो क्लोज हमें नुकसान के थ्रू करना होगा कि भाई हमें ये नुकसान हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लोज कर दिया मैंने। और यहाँ पर आप इसको नरेशन के रूप में रख सकते हो कुछ भी, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अब अगर हम इसकी जो लेजर है वो चेक करते हैं अपनी ट्रायल बैलेंस में, अभी हमारा बैलेंस शीट तैयार नहीं हुई, तो हम ट्रायल बैलेंस को ही आधार मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हमें डेटर्स में देखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक ही डेटर है, वो है आर के ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आपको देख लेनी। तो हमने ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो पास कर दिया। फिर नेक्स्ट आता है कंपनी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री अगेंस्ट इनवॉइस invoice received from Raghav Books House on March had an error in calculation. Next entry, company passed adjustment entry against invoice received from Raghav Book House March had an error in calculation over value by RS 140. Original invoice value is 14,460, यानी कि उनकी ओरिजिनल वैल्यू 14,460 होनी चाहिए, जिससे जिससे क्या हो 140 रुपये ओवर वैल्यू होके आ गए। यानी कि हमारे पास जब हमने इसको मार्च में कोई बिल आया था हमारे पास, जब हमारे पास ये मार्च में बिल आया था तो ये 14,600 का आया था। जो ओरिजिनल बिल होना चाहिए तो वो हमारे पास जो मालिक के आइटम जो हमने मंगवाए थे वो 14,600 14,460 का ही था वैल्यू उनकी, 14,460 वो और वैल्यू थे, 140 रुपये इनवॉइस में ज़्यादा शो कर रहे हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। भाई उस इनवॉइस को हम करेक्शन करवाएंगे, तो करेक्शन किस प्रकार से करेंगे वो आएंगे। यानी कि हमने जब आइटम खरीदा था तब क्या किया था, स्टेशनरी अकाउंट DR2 राघव बुक हाउस अकाउंट, और उसमें किया था हमने 14,600। लेकिन अभी 140 की करेक्शन हमें कम करनी है, तो हम जिस पार्टी को हमने CR किया था उसको DR करेंगे, 140 रुपये से DR करेंगे, जिससे कि वो पेमेंट है वो इक्वल हो जाए। इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं। तो प्रैक्टिकल समझने के लिए हम टैली में आ जाएंगे। एक बार हम अपने राघव बुक डिपो का जो अकाउंट है वो चेक कर लेते थे। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में चलेंगे और सेंट्रिक क्रेडिटर्स की लेनदार रही है हमें, तो यहाँ पर चलते हैं हम, और राघव बुक जो हाउस है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने एक एंट्री पास की थी 14,600 की, स्टेशनरी अकाउंट DR2 राघव बुक हाउस की। ठीक है, और यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनका अमाउंट कितना 14,600 है। वो अमाउंट क्या है, क्रेडिट अकाउंट है, यानी क्रेडिट हुआ है। ठीक है, यानी कि 14,600 का लेनदार है, लेकिन हमें इसमें से 140 रुपये कम करना है, क्योंकि ये तो क्या मिस्टेक वाला इनवॉइस है, तो इसको हम करेक्शन करेंगे। तो करेक्शन करने के लिए एक एंट्री और पास करेंगे साथ में। तो एक एंट्री पास करने के लिए यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, और यहाँ से कंप्लीट बैक आ जाएंगे, यहाँ पर वाउचर में चलेंगे, और जनरल वाउचर में लेते हुए हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राघव जो बुक हाउस है उसको हम DR करेंगे 140 रुपये से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन अकाउंट कर लेंगे अपने को, और यहाँ पर हम जो आइटम मंगवाए उसको ले लेंगे हम CR, यानी कि उस आइटम को हम कम कर देंगे उतने वैल्यू से, यानी कि 140 रुपये से कम कर देंगे। अब इसको एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब हम अपने इनके अकाउंट को फिर से देख चेक करते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे, मोर रिपोर्ट में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, और यहाँ पर हम करंट लायबिलिटीज लेंगे, और यहाँ पर सेंट्रिक क्रेडिटर्स ले लेंगे, और यहाँ पर आप हम राघव बुक हाउस को चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्लियरली शो हो रखा है कि 14,600 था, जिसमें 140 हमने डेबिट कर दिया, यानी कम कर दिया। अभी क्या हुआ, 14,600 को कम करने के बाद में यहाँ पर आपका बैलेंस बचा, वो कितना बचा, 14,460। और यहाँ पर इनवॉइस में कितना दिखा रखा है, जैसे कि हम अपने इनवॉइस में चेक करेंगे, ओरिजिनल इनवॉइस बता रखा है
वो 14,460, तो ये वैल्यू यहाँ से मैच हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अगर संपत्तियों को बढ़ाना तो उसको क्या करेंगे, डीआर करेंगे, अगर संपत्तियों को घटाना तो सीआर करेंगे। तो हमने स्टेशनरी को सीआर किया है और पार्टी को क्या किया, लाइबिलिटीज को क्या किया, मैंने घटाया है, तो उसको हम डीआर कर देंगे। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई रॉन्ग इनवॉइस या रॉन्ग वैल्यू से आ जाता है तो उसका एडजस्टमेंट इस प्रकार से हम पास करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंपनी पास प्रोविजन एंट्री फॉर मार्च सैलरी। मार्च मंथ सैलरी हमने क्या की है, पेमेंट करनी है, लेकिन हाँ मार्च में पेमेंट तो नहीं करनी करेंगे हम करेंगे उसको अप्रैल में करेंगे, लेकिन मार्च में उसको शो करनी है। तो शो करने के लिए हम एक एंट्री पास करेंगे। ठीक है, शो करने के लिए हम एक एंट्री पास करेंगे, वो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये एंट्री भी आपकी हो चुकी है 140 से, कि हमें क्या करनी है, शो करनी है। तो हमें किसी चीज को, एक्सपेंसेस को शो करने के लिए नॉमिनल अकाउंट को यूज लेते हैं, जिसमें हम खर्चों को डीआर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डीआर, खर्चे को डीआर करते हैं अपने अकाउंट, अब मार्च में वो शो हो जाएगी। लेकिन पेमेंट तो करना नहीं है, इसलिए हम पेमेंट ना करके उसको बकाया रखेंगे, आउटस्टैंडिंग रखेंगे, पेपर रखेंगे, पेमेंट करने योग्य रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे टू सैलरी पेबल अकाउंट, टू सैलरी पेबल अकाउंट। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, अपनी लाइबिलिटीज बना लेंगे, अपनी लाइबिलिटी दायित्व बना लेंगे कि इसको पेमेंट हमें करना है। तो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकल के थ्रू जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में चलते हैं और यहाँ पर वाउचर में चलते हैं। ठीक है, हमें सैलरी को पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, सैलरी को पेमेंट नहीं करना, हमें एडजस्टमेंट करना है, यानी कि एडजस्ट करना है कि वो मार्च में शो हो जाए और पेमेंट हम अप्रैल में कर लें। तो कैसे करेंगे, अभी हम चेक कर पा रहे हैं कि हमारे पास सैलरी कितनी है। तो हम यहाँ पर हम चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और यहाँ पर हम लेजर चेक करेंगे, अकाउंट्स बुक्स में जाएंगे और यहाँ पर लेजर चेक करेंगे सैलरी की। तो यहाँ पर सैलरी की लेजर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम डेट लगा लेते हैं 1/4 से टोटल। ठीक है, 31/3 तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने मार्च की सैलरी की है तो वो मई में शो रखी है, मई की सैलरी जून में, जून की सैलरी जुलाई में, जुलाई की सैलरी अगस्त में, अगस्त की सैलरी सितंबर में, सितंबर की सैलरी अक्टूबर, अक्टूबर की सैलरी नवंबर, नवंबर की सैलरी दिसंबर, दिसंबर की सैलरी जनवरी, जनवरी की सैलरी फरवरी, फरवरी की सैलरी मार्च में। तो मार्च की सैलरी यहाँ पर सुनिए, तो पहले तो हमें मार्च की सैलरी यहाँ पर लेके आनी है। ठीक है, मार्च की सैलरी लेके आनी है। ठीक है, तो मार्च की सैलरी हमें यहाँ पर लेने के लिए हमें क्या करना होगा, एक वाउचर एंट्री पास करनी होगी जनरल। यहाँ पर क्या करेंगे, जनरल वाउचर पास करना, तो जनरल में आ जाएंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे सैलरी 30,000 और यहाँ पर लगा देंगे एक लेजर बनाएंगे, नहीं सैलरी पेबल, और यहाँ पर इसको रख देंगे प्रोविजन। प्रोविजन रख देंगे, इसका इससे संबंधित हमने प्रोविजन किया, करंट लायबिलिटीज रखते हैं फिर प्रोविजन रख दो, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन रखेंगे कि हमारा ये प्रोविजन है। तो ये प्रोविजन हमने रख दिया है। अब हम फिर से हमें सैलरी का लेजर है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चलेंगे और यहाँ पर हमें अकाउंट्स बुक में चलना है और लेजर चेक करना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे सैलरी, तो सैलरी हम यहाँ पर रखेंगे, तो सैलरी की लेजर है वो यहाँ पर दो आके, तो हम अल्ट्रा F2 करेंगे और एक यहाँ पर खाली कर देंगे दोनों के, यानी कि स्टार्ट से शुरू तक का दिखा देगा। तो अभी देखो मार्च में दो सैलरी है, तो 31 मार्च को भी हमें एक सैलरी शो हो रखी है सैलरी पेबल के नाम से, यानी कि आपको अभी मार्च की सैलरी भी यहाँ पर शो रखी है जो कि पेमेंट करनी है, यानी कि पेमेंट करने योग्य है। ठीक है, पेमेंट नहीं की, ये बाकी तो पेमेंट हो चुकी है जिससे एचडीएफसी बैंक से, लेकिन ये पेमेंट नहीं हुई, ये पेमेंट करने योग्य है, पेबल यानी योग्य। और ये सैलरी आपको कहाँ दिखाई देगी, अगर हम अपने अकाउंट्स को चेक करते हैं तो अपने अकाउंट में कहाँ चेक करेंगे, एक तो हमें बैलेंस शीट में आ चुकी है, यानी कि बैलेंस शीट में ऐड हो चुकी है, जो कि ऐड नहीं थी, यानी कि अपना एग्जैक्ट अमाउंट अब शो होगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे करंट लाइबिलिटीज में देखेंगे, तो प्रोविजन में देखेंगे तो यहाँ पर सैलरी ऐड हो चुकी है, क्योंकि हमने इसको लाइबिलिटीज में ऐड कर दिया कि भाई इतने का पेमेंट आपका बकाया जो हमें अगले वर्ष में करना है। ठीक है, सैलरी पेबल। ठीक है, और दूसरा कहाँ ऐड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पर ये देखो सैलरी में यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो 30,000, लेकिन यहाँ पर 60,000 का पेमेंट शो रखा है। एक 30,000 तो आपका फरवरी का पेमेंट है और एक 30,000 आपका मार्च का है। तो इस प्रकार से बैलेंस होगा। अच्छा,
ये आपको अगर वीडियो कोई डिफिकल्ट लगे तो आप कमेंट कर देना, कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसके लिए कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी होगी। इसी प्रकार आपका ऑफिस रेंट होगा। ऑफिस रेंट अकाउंट या टू ऑफिस रेंट पेबल। ऑफिस रेंट पेबल आपका प्रोविजन में जाएगा, सैलरी पेबल प्रोविजन में जाएगी, ऑफिस एक्सपेंसेस पेबल प्रोविजन में जाएंगे, सेल फोन बिल प्रोविजन में जाएंगे, प्रोविजन में जाएंगे, और ये भी प्रोविजन में जाएगा, और ये भी प्रोविजन में जाएगा। जिस प्रकार से हमने सैलरी की एंट्री की उसी प्रकार से ये हो जाएगी ऑफिस रेंट का। आपको बनना हुआ है, एक और एंट्री मैं बता देता हूँ। अगली एंट्री करेंगे ऑफिस रेंट की, तो ऑफिस रेंट की हम कर लेंगे, वाउचर में जाएंगे, जनरल वाउचर में ऑफिस रेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 10,000, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एल्टर से बना लेंगे ऑफिस रेंट पेबल, ठीक है। और इसको हम अंडर प्रोविजन रखेंगे, कंट्रोल एस से शिफ्ट करवा देंगे, और इसका जो नरेशन वो लिख देंगे और इंटर कर देंगे। इस प्रकार से आपको ये सभी एक्सपेंसेस की एंट्री है, 8 या 9 एंट्री है, तो यहाँ पर 9 एंट्री है, ठीक है। तो वो आपको कर लेनी है। आपको आज के लिए इतना ही। हम यहाँ पर ओनली हमने एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया है, कि एक्सपेंसेस जितने भी एक्सपेंसेस जो अप्रैल में पेमेंट होगी उसको एडजस्ट किया है। बाकी की एंट्री हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम अभी वैल्यूएशन करेंगे। काफ़ी एंट्रियाँ बची हुई है, जैसे कि हमें संपत्तियों का मूल्यांकन करना है, और अपने जो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मूल्यांकन करना है, इनकम टैक्स से संबंधित का वर्क करना है, वो सब चीज़ें हम आगे की वीडियो में देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत हो वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और कुछ समस्या हो और पीडीएफ आपको मैं ये मार्च कंप्लीट होने के बाद ही प्रोवाइड कराऊंगा कंप्लीट बैलेंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।